गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। इस साल मैंने आरआरबी पीओ इंटरव्यू और एसबीआई पीओ इंटरव्यू दिया है। अनफॉर्चुनेटली आईबीपीएस पीओ का रीज़निंग सेक्शन मैं क्लियर नहीं कर पाया खुद के गलतियों की वजह से, बट कोई नहीं, लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आरआरबी पीओ इंटरव्यू में भी मैंने एक ब्लंडर किया था, जिस वजह से फाइनल में मुझे एक एवरेज 75 मिला था, जो कि एक्चुअली वो लोग सबको देते हैं अनलेस आपने कोई बदतमीज़ी की हो या फिर बहुत बड़ी गलती की हो। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसको मैंने फिर एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट किया और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया कंपेयर्ड टू आर आर बी पी ओ। और दोनों इंटरव्यू से मैंने बहुत कुछ सीखा और जितने भी मेरे मिसकंसेप्शंस थे इनिशियली वो सभी दूर हो गए। उसमें से एक सबसे बड़ा जो है मिसकंसेप्शन या फिर लोग जो करते हैं गलत, वो है कि बहुत लोग लास्ट मोमेंट तक सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक्स को ही पढ़ते रहते हैं कि जो पूछेंगे मैं बता दूंगा, इतना पढ़ूंगा कि कुछ भी पूछे। लेकिन आपको समझना होगा कि वहाँ पे जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो आपके पर्सनैलिटी का है। वो केबीसी की तरह आपको क्वेश्चंस पूछने वहाँ बैठे नहीं हैं। तो ये जो ओवरऑल बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो आपके इंटरव्यू का 30% या उससे भी कम होगा। मैंने एक एस बी आई पी यू का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपलोड किया है, वहाँ पे भी आप देखेंगे मुझे बैंकिंग अवेयरनेस से लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब मेरे फादर के बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड, बैचलर्स का बैकग्राउंड, मास्टर्स का बैकग्राउंड, बाकी जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, हॉबीज़ हो, सब के इर्द गिर्द ही घूमा था। उन्होंने वहाँ पे एस बी आई का भी ये पूछा था, वो मुझे एक्चुअली मैं बोलना भूल गया था। जो एस बी आई का आइकन है वो एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है, ये सब आपको एक्चुअली बुक्स में ना मिले, और मिले भी तो ऐसा ना हो कि मतलब वो आपको पता ही हो, बट वो सिचुएशन बेस्ड होता है। तो वैसे में ऐसा नहीं है कि आप सीख के जाओगे और आपको आ जाएगा, बस आप उस सिचुएशन में कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल करते हो वो मैटर करता है। और फॉलो अप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है और हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस के भी मैंने सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो मैंने प्रिपेयर किया था अपने आर आर बी पी ओ इंटरव्यू के टाइम और एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू के टाइम। और मैं श्योर हूँ 95% क्वेश्चंस अगर बैंकिंग अवेयरनेस से आए तो यहाँ से ही आएंगे, और अगर कुछ आया लेट से कि आ गया यहाँ से आपने पढ़ा और आपको नहीं पता, मैटर नहीं करता। क्योंकि वही है कि आपको हर एक बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक आए कोई ज़रूरी नहीं है, बट अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपने घर का पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स आपने क्या पढ़ा, जैसे वो सब फार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका हिस्ट्री है और आपको अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट अभी पीपीटी में आता हूँ। वही है, यूजुअली जब स्टार्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो। ज़्यादातर लोगों का स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, पर नहीं होता है। मेरा नहीं हुआ था एस बी आई पी ओ में, क्योंकि 5 बज चुके थे। वो लोग थोड़ा ये हो गए थे, इम्पेशेंट हो गए थे, लोग भी इम्पेशेंट हो गए थे, क्योंकि मेरे बाद थर्ड बैच जो था जिसमें फिर 10-11 लोग थे बाकी थे। तो उस रीज़न से भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इंटरव्यू ले लेके बोर हो गए होंगे कि उसी सेम इंट्रोडक्शन एंड सो ऑन, तो लेट्स चेंज इट अप अ बिट। तो उसके वजह से भी हुआ होगा। तो जो भी हो, आप ये सोच के मत जाइए कि आप जाएंगे और आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे एंड देन यू विल से इट ऑल। जस्ट ये सोचिए कि कुछ भी पूछा जा सकता है, आप वहाँ पे सिर्फ बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं एक टिप दूंगा लास्ट की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं वही बोलूँगा, बैंकिंग अवेयरनेस तीनों चीज़ों में 1/3 ही इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी दो जो है पर्सनल फॉलोअप क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, वो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आइस ब्रेक स्टार्ट होता है। अगर इन दोनों स्टेज को आप स्मूथली ले जाते हो सकता है आपका इंटरव्यू यही ख़त्म हो जाए। दोनों रीजंस की वजह से, या तो आप इतना अच्छे से उसको डिलीवर करते हो कि उनको लगता है कि ओके, वी हैव एनफ इंफॉर्मेशन, आई थिंक ही इज़ अ गुड पी ओ मटेरियल, सो हमें ज़रूरत नहीं है और कुछ हो जाएगा। या फिर इसी सेक्शन में आप नर्वस हो जाते हो, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते, वो क्वेश्चन वापस कर देंगे कि अरे आपको अपना ही इन्फॉर्मेशन नहीं पता, एक्स वाई जेड आपको यही नहीं पता आपके पिताजी क्या करते हैं, या फिर आपको यही नहीं पता आपके घर के पास क्या है, एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है। देन दे मे गो टू बैंकिंग अवेयरनेस, एक दो पूछेंगे फॉर्मेलिटीज़ की वजह से एंड दे विल सेंड यू बैक। तो फॉलोअप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ सॉरी, फॉलोअप, सॉरी इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो फॉलोअप आता है।
वही है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग यू विल शेयर इन द इंट्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ से फॉलोअप क्वेश्चन आएगा। शुड बी एबल टू डिस्क्राइब थिंग्स इन अ कैजुअल मैनर, बुकिश नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको आप ऐसे समझाइए जैसे एक टूरिस्ट को समझा रहे हो कि भैया ऐसा ऐसा है, आपको पता है ऐसा ऐसा होता है, मतलब कैजुअली जैसे कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप उनको अपने जगह के बारे में उन्हें ये कर रहे हो, मतलब और ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग, आपका जो लोकेशन है वो कितना इंटरेस्टिंग है वो बता रहे हो। फिर वही है, अगर आप इसी चीज़ को अच्छे से ले जाते हो तो हो सकता है आपका इंटरव्यू वैसे में ही ख़त्म हो, आपके घर के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में वगैरह। तो ये एक एग्जांपल है। सपोज़ ये मेरा इंट्रोडक्शन है, माय नेम इज़ ऋतिक गर्ग। फिर जितने भी मैंने यहाँ पे कलर कोडेड ये हैं पार्ट्स हैं, इन सब से फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जब अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो उसमें इन सब के बारे में फिर से, लेट्स से एक आपने कॉपी बना लिया, तो इन सब के बारे में आप जितना रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाल पाए निकालिए। ऋतिक मेरा नाम है, तो मेरा नाम का ओरिजिन क्या है? तो फॉर मी, ऋत का मतलब संस्कृत में होता है हार्ट, एंड ऋतिक का मतलब होता है फ्रॉम द हार्ट। तो आप बस उसे कैजुअली एक्सप्लेन कीजिए, सर ऐसा है, माय नेम इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम ये माय पेरेंट्स फ्रॉम इंटरनेट, ऋतिक मीन्स ये। बुकिश आंसर मत दीजिए सर पे ये वगैरह वगैरह। आई एम फ्रॉम होम टाउन, होम टाउन में क्या स्पेशल है क्या नहीं है, क्या मिलता है। अब मैं जहाँ से हूँ वो असम का पहला टाउन है जहाँ पे क्लॉक टावर बना था। उसके बाद हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, और इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, या फिर द्वितीय काशी, या फिर बन काशी। और एक बात है, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान आप अपने होम टाउन और अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हो। अगर आप ऐसे टाउन से बिलोंग करते हो जिसका जो हिस्ट्री है बहुत रिच है, लेट्स से आप वाराणसी से हो या फिर ऐसे किसी बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट जगह से हो, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। बाकी आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिए। फिर स्टेट के बारे में हो, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें आप जानिए, पॉलिटिकल जैसे चीफ मिनिस्टर हो कौन है वगैरह, गवर्नर कौन है करेंटली, और वैसे आरआरबी होने से वो एग्रीकल्चरल कौन थे वगैरह, बट दो चार बेसिक, नेशनल ये क्या है, ट्री क्या है। फिर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपने मेजर हो या फिर पास कोर्स हो, मेजर सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स में आपने क्या क्या था, अगर प्रैक्टिकल था आपके बैकग्राउंड में तो प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या वो सब सीखिए। कॉलेज नेम, कॉलेज नेम अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उनके बारे में सीखिए, वो क्या, उन्होंने मतलब उनका नाम क्यों है, अगर वो कोई प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, या जो भी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर अगर वो किसी और टाउन में है तो उस टाउन के बारे में थोड़ा जानिए, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है जितना अपना खुद का है। अगर आपने खुद के टाउन में किया है तो वही बात ही की है। ऑप्शनल लाइन, ये मैं कहूँगा ऑप्शनल इसीलिए है क्योंकि इंट्रोडक्शन को लंबा करना आई डोंट थिंक इज़ नेसेसरी, क्योंकि आप जितना बोलोगे आपका फॉलोअप क्वेश्चन आने का चांस उतना ज़्यादा है। बट इसका एक रिवर्स साइकोलॉजी भी है, जो एक और यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर, अतुल शर्मा, उन्होंने, वो तो अभी पीओ हैं, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि ही प्रेफर्स टू गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेट्स से आपके भैया यहाँ करते हैं, पापा यहाँ करते हैं, मेरी हॉबीज़ यहाँ से हैं, अगर आप दे रहे हो इन्फॉर्मेशन को, मेक श्योर कि आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता हो, ताकि आप अपने इंटरव्यू को उसी के इर्द गिर्द रखो। तो वही जो दो ऑप्शनल लाइंस हैं, मैंने ये इंट्रोडक्शन में नहीं दिया था एस बी आई पी ओ में, ओ सॉरी मेरा तो वही नहीं था, नहीं हुआ था, मैं सोच के गया था, मतलब मैं एक्चुअली बोल नहीं पाया, पर सोच के गया था कि मैं सिर्फ वो पहला लाइन दूंगा एंड नथिंग एल्स। और ऐसा एक सीनियर होता है ना, वो यूट्यूब में वीडियोस इंटरव्यू सजेशंस में, उसमें भी कहा गया था कि आप मत बोलिए, अगर एक सिंपल लाइन से ख़त्म होता है तो लेट इट बी, क्योंकि हॉबीज से बहुत कुछ आता है, अनलेस अगर वो नहीं पूछते हैं तो मेरे हिसाब से मत बोलिए। फिर और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो फॉलो अप ना हो, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि सब्जेक्ट्स वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह वो सब पूछ सकते हैं, बट देन अगेन आप कुछ इन्फॉर्मेशन खुद से नहीं देते फिर भी पूछ सकते हैं। जैसे जैसे कहा चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हो गया, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड्स हैं तो अचानक वही पूछ देंगे कि रिसेंटली बैंक में कुछ कोई इनिशिएटिव्स लिया गया था क्या, ये एग्रीकल्चर से लेकर, जैसे एसबीआई में ग्रीन बॉन्ड्स को लाया गया था रिसेंटली, या फिर मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था जिन्होंने 2020 टू या 21 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, आरआरबीपीओ का इंटरव्यू दिया था, तो उनको ऐसे पूछा था, अच्छा तो आप XYZ टाउन से हैं, तो आप यहाँ से आ रही थी, तो आपने एक ये क्रॉस किया था XYZ, उन्होंने एक टी एस्टेट क्रॉस किया था, चाय बागान, तो पूछा था कि आपको पता है उसका नाम क्या है,
अब ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब आओगे पता नहीं आप कितना डिस्टेंस पार करके आओगे। अब थोड़ी ना आप गूगल मैप से देखोगे, ये सब ऑप्शनल ऑप्शनल ये हैं, बट वही है कि ऐसे मतलब थोड़े स्ट्रेंज क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी इन बैचलर्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप जब बैचलर्स में थे तब भी आपने ध्यान दिया था। जस्ट सब्जेक्ट के नाम याद रखो, एक लिस्ट बना लो वहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, और बेसिकली अगर प्रैक्टिकल्स था तो क्या प्रैक्टिकल क्या था। फिजिक्स है तो वो सब एस्केप वेलोसिटी वगैरह वो सब आप याद कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, क्योंकि उनका भी नॉलेज जो होगा वो उतना इन डेप्थ नहीं होगा, सरफेस लेवल ही होगा। मेरे ये में था, मैं था बायोलॉजी से, तो उन्होंने मुझे पूछ लिया कैंसरस एंड नॉन कैंसरस सेल का डिफरेंस क्या है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा बेसिक जान के जाइए। अभी आता है बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक्स के बारे में। तो मैंने एक पीपीटी बनाया, तो वहाँ पे मैं अभी शेयर करूँगा। ओके, सो मैंने ये इंटरव्यू चेकलिस्ट बनाया था आरआरबी पीओ के समय। तो मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे, तो मैं वो सब बता दूंगा। टॉप ये लिस्ट थोड़ा लंबा लग सकता है, पर कोई नहीं, जो सब टॉपिक्स हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स होंगे जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक ऑफ डेफिनेशन ऑफ बैंक आप पढ़ के जाइए। बैंक का डेफिनेशन हो गया कि क्या क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन जैसे हो गया डिपॉजिट लेना, एफडी आरडी, क्या कहते हैं सर, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट वगैरह, और लोन देना, एडवांस देना, कैश क्रेडिट देना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना, और बाकी सेकेंडरी जो फीचर्स हैं वो हो गए जैसे लॉकर सर्विस देना वगैरह, वो सब आप एक डेफिनेशन नेट से देख लीजिए। फिर आरबीआई एक्ट 1934 मैंने वो नीचे लिखा है बस, आरबीआई क्या होता है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई वो सब देखिए। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंने वो नीचे लिखा है, बट स्टिल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने मेंबर्स होते हैं, साल में कितने बार होता है, वो सब आप देख लीजिएगा। आरबीआई एक्ट के बारे में वही बस कैसे स्टार्ट हुआ था, हिल्टन यंग कमेटी के अंदर 1921 में वो कमेटी बिठाया गया था, उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया वगैरह। फिर हिस्ट्री ऑफ बैंक उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल मुझे पूछा, एसबीआई का हिस्ट्री पूछा, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था जो इंपीरियल बैंक बना, एंड देन इट टर्न इनटू एसबीआई अंडर एसबीआई एक्ट 1955। उसके बाद बैंकिंग ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ 1969। कुछ लोगों को पूछा गया था कि एसबीआई और आई बाकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है, उनके फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग एक्ट्स में हुए थे। एसबीआई बना था एसबीआई एक्ट 1955, ऑर्डिनेंस 1969। जो भी मैं फास्ट जाऊँगा नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, आरबीआई, उसके फंक्शन, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। फिर उसके बाद नॉन शेड्यूल वो अलग हो गया जो अभी शेड्यूल 2E के अंदर नहीं आता, आरबीआई 1934। कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। नॉन कमर्शियल बैंक्स में आ गया, उसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा। इनमें से ये रीफाइनेंसिंग एजेंसीज भी हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कस्टमर्स से मतलब जो लोन्स लेंगे उनसे इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन ये बैंक्स को लोन देते हैं कि आप लोग उन्हें फर्दर लोगों को दें। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है, कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको इंटरनेट में आराम से मिल जाएगा, बस यहाँ से टॉपिक्स के नाम देख लीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशन, कैसे कैसे इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुल, सेक्टरल, स्क्यूफ्लेशन, ज़रूरी नहीं है, सॉरी, बेसिक देख लीजिए। डिजिटल बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, यूपीआई इंपॉर्टेंट है, यूपीआई इंपॉर्टेंट है, और यूपीआई रिलेटेड भीम जो कि है गवर्नमेंट का जो यूपीआई वर्जन, बाकी जीपे वीपे वगैरह वो सब है। कोड्स जो है, आईएफएससी कोड है, एमआईसीआर कोड है, और एमआईसीआर कोड के बाद ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, चेक क्लियरिंग इंटर रिलेटेड है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम, स्विफ्ट, आईएनएन, एलईआई। आईएनएन एलईआई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीटीएस आप ज़रूर सीखिए। स्विफ्ट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी तक कभी सुना नहीं है उसके बारे में, कभी पूछा है, बट चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेक ट्रांकेशन सिस्टम बहुत बार पूछा गया था, और ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस भी। एनपीसीआई के द्वारा क्या क्या रिलीज़ किया गया था, ये सब। एनपीसीआई बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंपनी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए, स्पेशली डिजिटल पेमेंट। फिर फाइनेंशियल मार्केट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक आप जान के रखिए, मनी मार्केट क्या है। फिर उसके बाद उसमें आरबीआई आता है। फिर फ्रॉम अदर बैंक्स, मतलब जब बैंक बैंक जो मैंने फर्स्ट में लिखा है, जब फ्रॉम आरबीआई लेता है वो आपको पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल। अगर बैंक दूसरे बैंक से लेता है तो कॉल मनी 1 दिन, नोटिस मनी 2 से 14 दिन, टर्म मनी 15 दिन से 364 डेज, 364 डेज बिकॉज 365th डे में उसे वापस करना होता है।
अगर पब्लिक से ले तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर कंपनी पब्लिक से लेती है कमर्शियल पेपर, बस एक बेसिक जानने से होगा। और गवर्नमेंट अगर आरबीआई से लेती है तो वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है 90 डेज़ के पहले, रेपो रेट में ही होता है। और अगर पब्लिक से ले तो ट्रेजरी बिल, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डे, 364 डे, नॉट इंपॉर्टेंट। कैपिटल शेयर मार्केट मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे जितना मेरे पास टाइम था उस हिसाब से ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, बट स्टिल इक्विटी क्या होता है बस उतना आप याद रखिए। ये ऑथराइज इशूड पेड मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड क्या होता है, बेसिक एक डेफिनेशन। प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। यही है, प्राइवेट वाले शेयर मार्केट में नहीं होते, पब्लिक शेयर मार्केट में होते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर उसके बाद एफपीओ और या फर्दर इशू, ये भी। फिर डीमैट अकाउंट, वेंचर कैपिटल, बस एक डेफिनेशन क्या है बताता हूँ। डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, फिर म्यूचुअल फंड। आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है म्यूचुअल फंड का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर एक्ट, और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। और चेक्स क्यों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसका ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजा जा सकता है। चेक्स के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स क्या होता है, ओपन चेक, बियरर ऑर्डर, क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, ये सब ध्यान रखिए। स्टेल चेक क्या होता है, म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, बाउंस चेक क्या होता है। चेक ऑथेंटिसिटी, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको एक चेक दिया जाता है और चेक के बारे में पूछा जाता है कि इसको देखो, ऑथेंटिसिटी देखो, कैसे देखोगे। बाकी लोकेशन ऑफ कोड वगैरह है वो आप नेट से देख लो, वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, ऐसे 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 देख सकते हैं। बट फिर अगर पूछे नहीं 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 प्रैक्टिकली देखो, सोचो आपके पास कोई मशीन नहीं है, आपको अभी देखना है, सबसे सिंपल आंसर है सर हम सूरज के अगेंस्ट देखेंगे, वहाँ पे CTS का लोगो और बैंक का लोगो होना चाहिए, वो एक है। बाकी फॉरेन ट्रेड मैंने तो नहीं पढ़ा। आरबीआई के बारे में वही है। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आप पढ़िए, 5 लाख बेसिक, ज़्यादा डेफ्थ में नहीं। बाकी मैंने नहीं पढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड नहीं पढ़ा, बस सब तो ये है पता है। बेसिक ऑफ बैंकिंग फिर से, क्या क्या काम होता है, अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, हाँ सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट पढ़िएगा। फिक्स्ड FD RD, ग्रांटिंग एडवांसेस दूसरा काम, ओवरड्राफ्ट, वैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब पढ़िए। कैश क्रेडिट क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, थोड़ा एक जैसा लगता है पर नहीं है। लोन्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, एडवांसेस, वो वापस लिख दिया मैंने, वही कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसको पढ़िए। बिल ऑफ एक्सचेंज वो इससे रिलेटेड है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा है। बाकी एजेंसी फंक्शन, ये बैंक एश्योरेंस हो गया, ट्रांसफर ऑफ फंड हो गया, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर वगैरह, ये एक लिस्ट है, आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए। ऐसा सही है, कॉल डिपॉजिट होता है वगैरह। नेशनल इनकम, यही से मुझे क्वेश्चन पूछा गया था SBI में, ओनली क्वेश्चन। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को गिना जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में करेंटली। क्या होता है जीडीपी से जीएनपी कैसे बनता है, मुझे बस क्वेश्चन पूछा गया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो आप देख सकते हो वो 3rd और 4th में है, उसको छोड़ के और कुछ नहीं पता। इतना सब कुछ सोचिए, अगर आप पढ़ के जाते तो आपको ऐसा लगता है एक इल्यूजन की आई नो एवरीथिंग, बट देन आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी हो सकता है आपको फिर पूछें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर वो पहले ही खत्म हो चुका होता है आपके बैकग्राउंड के बारे में वगैरह। बाकी फिजिकल पॉलिसी उतना ज़्यादा डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा था, बट इस बार इंटरिम बजट आया है, अच्छा खासा चांस है आपको पूछा जा सकता है। गो थ्रू द वीडियो, स्टडी IQ का वीडियो हो, कहीं से भी आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, कम्प्रिहेंसिव हो, शॉर्ट वीडियो हो, आप अच्छे से देखिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया कि क्या है इंटरिम बजट, क्या होता है नॉर्मल बजट से, ये क्यों अलग है वगैरह, आप पढ़ के जाइए। बाकी रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिसके लिए बैंक गवर्नमेंट कभी भी अपने आप से ये मतलब लॉस नहीं करता अपना कुछ गिरवी, क्या कहें उसे, डी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, पर कैपिटल रिसिप्ट के लिए गवर्नमेंट अपने आप से डी इन्वेस्ट करता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, या डेब्ट लेना, IMF से डेब्ट लेना, वर्ल्ड बैंक से डेब्ट लेना वगैरह हो गया। बाकी आप लोग पढ़ लेंगे आराम से, आपको पता होगा। बेसल नॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक जान के रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैश एडिक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एक्चुअली क्या है, रिस्क वेटेड एसेट का एक्चुअली पार्ट है। बहुत लोग ऐसे डेफिनेशन को देते हैं कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो रेशो है वही है, बट एक्चुअली ये है कि हम जो रिस्क वेटेड एसेट रखते हैं, मतलब हर एक एसेट का खुद का एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। आप पढ़िए, अच्छे से यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, आप उनके थ्रू गो थ्रू कीजिए। NPA बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर आईरेक नॉर्म्स आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, मैंने तो नहीं बोला, छोड़ दिया। EMI, स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 2 प्लस 90 डेज, आप ये सब पढ़िए। मैं अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप लोग पॉज कर करके इन टॉपिक्स को चाहे अपने ये में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और इनके थ्रू जाइए। अभी ऐसे टॉपिक जैसे मेजर रीज़न फॉर एग्रीकल्चर NPA, ये मैंने RRB को नोटिस में रखते हुए ये सब लिखा था, पर ज़रूरत नहीं है, IBPS में पूछा
नहीं जाएगा या नहीं जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ये तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ज़्यादा है नहीं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, रोरो अकाउंट, फॉरेंस अकाउंट या एनआरईएफ, बस डेफिनेशन देख लीजिए। इनएक्टिव अकाउंट्स, डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिव, डेफ अकाउंट, उद्गम पोर्टल जो लेटेस्ट निकला है। फिर दूसरा और एक पोर्टल है अंतर्दृष्टि बाय आरबीआई, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए बनाया है, प्लीज़ पढ़िए। गिल्ट अकाउंट देख सकते हैं, बस डेफिनेशन। सैलरीड अकाउंट, स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट, मॉर्गेज, लियन क्या होता है, प्लेज, हाइपोथिकेशन। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग। एग्रीकल्चर में 18%, बट उसमें से जो मार्जिनलाइज एग्रीकल्चर ये है, मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, उनके लिए 8% है। एमएसएमई 7.5%, एजुकेशन 10 लाख इंडिया में, 20 लाख एब्रोड। इन फैक्ट्स को प्लीज़ एक बार आप इंटरनेट से क्रॉस रेफरेंस कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही है, मैंने भी एक सोर्स से लिया है, वो भी हो सकता है वो उन्होंने कहाँ से लिया है मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है मैंने ये कहाँ से लिया था, पहले का एक्चुअली 1 साल हो चुका है मुझे ये बनाए हुए नोट्स। हाउसिंग, सोशल स्ट्रक्चर, ये जो लिखा है ना 35 लाख मेट्रो 25, प्लीज़ हो सकता है अपडेट हो सकता है, गो थ्रू इंटरनेट, रीचेक देम फ्रॉम वैलिड सोर्स। पीएसएल फॉर आरआरबीज, आप अगेन पीएसएल, कमर्शियल बैंक्स, ये सब आप देखिए। टाइप्स ऑफ मनी, टोकन मनी, कमोडिटी मनी, अब तक को मैंने कभी सुना नहीं है इनको पूछते हुए, बट स्टिल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन है। प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। टोकन मनी हो गया जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होता है, मतलब अंदर का जो वैल्यू होता है, तो हो गया वो मनी, जैसे हम नोट्स यूज़ करते हैं। कमोडिटी मनी जिसका इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू सेम होता है, जैसे गोल्ड वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, अगेन इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, परसेंटेज अभी 4% नहीं है, गलत लिखा है, ठीक है। पीपीएफ 4% नहीं है, 7.1% है। सुकन्या समृद्धि अभी 8.2 है, जब लिखा था 8 था। नेशनल सेविंग 7.7, किसान 7.5 है, सीनियर सिटीजन 8.2 है। 1 to 5 डिपॉजिट्स आप देख लीजिए। बैंक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फॉरेन रिस्क, मार्केट रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, 2-4 याद रखिए, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ बैंक, मुझे नहीं लगता उतना ज़रूरी है, ये मैंने नहीं याद रखा था। एंड की तरफ आ रहे हैं, डरिए मत आ चुके हैं, आपको सब जानने की ज़रूरत नहीं है, अगेन मैं उसके ऊपर आऊँगा। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ये सब है। मर्जर ऑफ बैंक्स, थोड़ा याद रखिए कौन से बैंक्स किसके साथ मर्ज हुए थे, कब मर्ज हुआ था। और इंडिपेंडेंट बैंक्स क्या होते हैं, मर्ज्ड बैंक्स क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। आई थिंक 6 मर्ज्ड बैंक्स है, 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। सेंट्रल स्कीम्स, अभी मैंने ये थोड़ा अलग रिलेटेड टू बैंकिंग मैंने लिखा है, ये सब प्रधानमंत्री जनधन योजना। मैंने एक इससे पहले वाले वीडियो में इंटरनेट जो मेरा एसबीआई पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने एक पीडीएफ मैंने शेयर किया है सबके साथ, जो मैंने खुद के लिए नोट्स बनाया था। आप प्लीज़ उसके थ्रू जाइए, उसमें मैंने बहुत कुछ स्कीम जो हैं जो हमेशा पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल बनाया है। ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट, एक आप उसे प्रिंट कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके थ्रू जाइए। बाकी ये सब है स्कीम्स, 2-4 रिपीटेड है, हाँ यस, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक मैंने फिर वो स्कीम वापस नीचे लिखा है। सेंट्रल स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अगेन आरआरबी रिलेटेड था इसीलिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब है। बैंकिंग ऑम्बड्समैन, उनके बारे में दिया है, कौन होता है वो। केवाईसी, नो योर कस्टमर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एटीएम टाइप्स, ऑन साइट, ऑफ साइट, ब्राउन, वाइट, ग्रीन, येलो, पिंक, बायोमेट्रिक एंड गोल्ड एटीएम भी होता है। और उसमें था कि हाँ गोल्ड एटीएम इंडिया का पहले कौन से स्टेट में था, ये आई थिंक गाइडली की किसी एक इंटरव्यू में पूछा गया था। नहीं जानने से भी आई डोंट थिंक कुछ फ़र्क पड़ेगा उतना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करता है, वो भी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये हैं। डेट्स मैन्युफैक्चर, कब मतलब मैन्युफैक्चर नहीं, कब एस्टेब्लिश हुआ था, आप ये देखिए। स्पेशली उन बैंक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए जिसको आपने टॉप प्रायोरिटी में रखा था, तो वही पंजाब कनाडा, जिसको भी आपने रखा था उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, पूछा जा सकता है, पिछले साल 2-3 साल पुरानी चीज़ है। रुपी ट्रेड सेटलमेंट, वही है। NARCL, IDRCL, मतलब बैड बैंक्स है। अकाउंट वर्सेस पेमेंट एग्रीगेटर देख सकते हो। आरआरबी हिस्ट्री, वो अगेन वो आरआरबी के लिए रिलेटेड था। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, वो 2000 रुपये को जो डिपॉजिट किया था उसके बाद जो रखने को कहा था, क्यों रखने को कहा था, क्योंकि लिक्विडिटी सरप्लस हो गया था, क्योंकि बैंक के पास बहुत पैसा आ गया था, तो फिर वो बैंक अगर दे देती फिर उससे इन्फ्लेशन होता, उसको रोकने के लिए हमने इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो को इंट्रोड्यूस, मतलब आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, अगेन आरआरबी रिलेटेड था, ज़रूरी नहीं है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई, क्यों इंपॉर्टेंट है, टू बिग टू फेल, उनके फेल होने से इकोनॉमी में बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा, तो इन बैंक्स को फेल होने नहीं दे सकती गवर्नमेंट, उनके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखा, मतलब ज़्यादा सर्वेलेंस रखा जाता है वगैरह। असम ग्रामीण विकास बैंक फैक्ट्स, वो मेरे लिए था, अगेन आरआरबी के लिए था, ज़रूरी नहीं है, आप बस अपना जो पब्लिक सेक्टर बैंक टॉप में है उसको रखिए। वाइट रेवोल्यूशन, अगेन आरआरबी रिलेटेड, नॉट इंपॉर्टेंट। ब्लू रेवोल्यूशन, नॉट इंपॉर्टेंट।
लेटेस्ट आरआरबी फैक्ट्स नॉट इंपॉर्टेंट, रीजन नो, एनपीए इज डिफिकल्ट इन आरआरबी देन अदर नहीं चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए, क्रॉप से नहीं चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज़रूर देखिएगा क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से कौन बना सकते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स इसके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी और कुछ तो है नहीं, अगर है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स से आपके इंटरव्यू में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है तो प्लीज़ ज़रूर आके कमेंट कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिए, साल का आखिरी है, नर्वस मत होइए। हाँ, एक लास्ट टिप देना चाहूँगा, ये मैंने बता के रखा था, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। जो टॉपिक इंट्रोडक्शन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाई बैंकिंग आफ्टर दिस, व्हाई ये, इनको आंसर देते हुए अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। वो बहुत पावरफुल और इफ़ेक्टिव वे है अपने जो डिलीवरी है उसको देखने का, कि आप कैसे आंसर देते हैं। देखिए अपने आप को आंसर, क्या आप फेक लगते हो, क्या आप आर्टिफिशियल लगते हो, क्या आप ज़्यादा फास्ट हो। ये मेरा प्रॉब्लम हुआ था आरआरबीपीओ में, मुझे बताया गया था यू आर टॉकिंग टू फास्ट। बीच बीच में मैं फास्ट हो जाता हूँ ज़्यादा नर्वस होने से, या फिर ज़्यादा ये एड्रेनलिन रश होने से। तो स्पीड एक मेंटेन रखना है, एट द सेम टाइम नेचुरल होना है, आप उसमें ज़्यादा ध्यान दो। इतने ज़्यादा टॉपिक्स आपको सब जानने की ज़रूरत नहीं है, अब तक शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखिए। बाकी अपने इंट्रोडक्शन को, अपने बैकग्राउंड हिस्ट्री, उन सब पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, डू कमेंट आपको कैसा लगा। बाय।